माननीय अध्यक्ष जी और सदन में उपस्थित हमारे सभी मंत्रीगण, सभी आदरणीय विधायकगण, सर्वप्रथम तो मैं अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके द्वारा इस सत्र में विशेष सत्र का जो आयोजन किया सतत विकास का, उसमें निश्चित रूप से हमारे सभी विद्वान साथियों के एक से एक अच्छे सुझाव आए हैं और सब ने अपनी बात शानदार तरीके से रखी है। जैसा अभी कुंवर साहब को मैं सुन रहा था तो उन्होंने मैं अभी कह रहा था इनसे आज कि पिछले कुछ सालों में इनके अंदर जो परिवर्तन आया है वो एक मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक, और ये स्वयं भी कह रहे थे इस बात को। अभी भी यहाँ पर इन्होंने गागर पर सागर भरा देखे, इन्होंने वहाँ हिमालय की बात करी, पलायन की बात करी, बाकी सभी ने अच्छे रखा। ममता बहन जी आपने भी, हमारे काजी साहब तो हमेशा रखते ही हैं, मनोज भाई ने, पीछे से मुन्ना भाई तो हमारे विद्वान तभी से रहे हैं, हम तो इनको तब से सुनते थे जब मैं विद्यार्थी था और आप विधानसभा के सदस्य थे। और मेरे बगल में बैठे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी, इनको मैंने जब सदन शुरू हो रहा था तो पहले दिन ये, अब सबका हो गया काजी भाई, मैं थोड़ा सा उसको कंक्लूड कर देता हूँ तो ये पहली बार मुझे कुछ थोड़े से तनाव में दिखे। मुझे लगा कि संसदीय कार्य मंत्री के रूप में इनका पहला सत्र था, जैसा मुख्यमंत्री के रूप में मेरा था। तो बाहर तो हम लोग सब लोग अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपके सामने बोलने में थोड़ा क्या है कि ऐसा लगता है कि कोई शब्द इधर से उधर ना हो। तो ये बड़े तनाव में मुझे दिखे आपके कमरे में। तो मैंने कहा आप तनाव में क्यों हो? बोले बिल्कुल तनाव में नहीं हूं मैंने कहा आप तो हमारे मास्टर ब्लास्टर हैं। तो इन्होंने देखे कितने छक्के मारे इसके अंदर। हमारे आदेश भाई ने बड़ी अच्छी बात रखी, धन सिंह जी ने, मुकेश जी ने, केदार जी ने, उधर बलवंत सिंह जी ने, राम सिंह जी ने और नवीन जादव, हमारे करण भाई ने भी, सभी लोगों ने बड़ा अच्छा इस सत्र रहा। और सबसे अच्छी बात रही कि आपके द्वारा, जैसा कि अभी काजी साहब कह रहे थे, कि पूरा संरक्षण दिया आपने सबको। और वास्तव में मैं इसके लिए पूरे सदन की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सबको बोलने का भी अवसर प्रदान किया। जहां तक सतत विकास की बात है, कवि गोपाल दास नीरज जी के शब्दों में कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। हम इसी आधार पर उत्तराखंड के जो अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति हैं, जो समाज के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस विकास की धारा को वहाँ तक पहुँचाना हम सबका लक्ष्य है। क्योंकि हम लोग सब लोग इस सदन के अंदर चुनकर आते हैं। मैं भी इससे पहले वाले सत्र में एक सदस्य के नाते इन कार्रवाइयों में भाग लेता था, लेकिन व्यवस्था बनी कि अब मैं मुख्य सेवक के रूप में हूँ। तो मैंने और हम सब साथियों ने ये तय किया है कि हमारी सरकार 3 चीज़ों को लेकर काम करेगी: एक सरलीकरण, एक समाधान और उसका निस्तारण। यानी कि जो प्रक्रिया हमारी चल रही है सरकार के अंदर, शासन के अंदर, बहुत सारी पत्रावली चलती हैं। जो लिखने पढ़ने वाले हमारे विद्वान साथी हैं वो जानते हैं, हमारे सरकारी अधिकारी उन चीज़ों को क्रियान्वयन करते हैं, वो भली भांति जानते हैं कि जो प्रक्रिया है वो कई बार इतनी कठिन होती है कि हम में से सब लोग चाहते हैं कि बहुत सारे काम हो जाएं, लेकिन वो पत्रावलियां चलती हैं। और पत्रावलियों में जब एक बार किसी से गलती से भी अगर कोई ऐसी चीज़ लिख दी जाती है तो उसके बाद दोबारा से वो चीज़ वापस उनके पास लौट कर आती है, उन्हीं महोदय के पास, और वो स्वयं ये भी मान लेते हैं
कि नहीं मेरे द्वारा इसमें कुछ गलत लिख दिया गया है या ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए, फिर भी वो क्या करते हैं कि फिर जब एक बार लिख दिया तो उसके बाद फिर उससे बैक नहीं होते हैं। ये बड़ा कठिन होता है और इसके कारण से कई बार हम महसूस कर पाते हैं और कई बार नहीं भी कर पाते हैं कि जो व्यक्ति उससे प्रभावित होता है उसका जीवन बदल जाता है। एक शब्द का अनर्थ, शब्द का अर्थ का जो है उसका अनर्थ हो जाता है। तो मैंने कहा पहले दिन से कि चूंकि मुझे लगा मेरे मंत्रिमंडल में भी सभी लोग बड़े अनुभवी हैं और एक आध को छोड़ दिया जाए मेरी हम उम्र होंगे और बाकी नहीं तो सब मेरे से बड़े हैं। तो मैंने सभी से अनुरोध किया और अपने अधिकारी गणों को भी मैंने कहा कि हम इन चीज़ों को सरलीकरण की ओर ले जाएंगे। दूसरा, समाधान। अब सरलीकरण होगा तो समाधान होगा। अब मानसिकता कई बार ये होती है कि हमारा जैसे ही कोई काम जाता है, काम जाने के बाद सामने वाले हमारे जो काम करने वाले होते हैं उनके पास काम न करने के 10 कारण पहले से होते हैं। ये राजनीतिक भाषण नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, ये हमारा सदन है और जो माननीय अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से इसको वो कराया, सबको अपनी बात एक खुले माहौल में, तो वो पहले से ही उसके 10 कारण बनाए होते हैं कि ये काम नहीं होना है या उसके 10 कारण गिना देते हैं। तो हमने कहा कि भाई नहीं, अगर हमारे पास कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान होना चाहिए, उसके लिए माननीय अध्यक्ष की रास्ता निकाला जाना चाहिए। और हम सब लोग जो लोग चूंकि सदन के अंदर हैं सब नीति निर्धारक लोगों में से हैं और प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में ये हमारा मंदिर है और यहाँ से ये बात हम सब के अंदर बैठनी चाहिए कि हमें जनता ने जो जनादेश दिया है या जनता ने हमको चुनकर भेजा है तो हम इस काम को क्रियान्वित करवाएं और उन लोगों को बताएं। मैंने इसकी पहल की है थोड़ी सी कि अब समाधान होना चाहिए, लोगों के जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण होना चाहिए। और तीसरा हमने कहा कि निस्तारण होना चाहिए, यानी कि उसके बाद निस्तारण कब होना चाहिए, ऐसा निस्तारण नहीं होना चाहिए कि 2 चीज़ों समाधान हुआ नहीं और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरे नंबर पर मैंने कहा कि नो पेंडेंसी, पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मैंने भी जब से पद और गोपनीयता की शपथ ली उस दिन से मैंने कहा जी भाई, प्रत्येक दिन अगर मुझे किसी दिन 500 फाइलों पर भी अगर हस्ताक्षर करने पड़े तो मैं उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटा। 3-3 घंटे लगातार मैंने उस पर किया और कुछ चीज़ों को हमने ये भी किया कि इतनी सीमा से नीचे के जो काम हैं या इतनी स्वीकृति देने के जो काम हैं वो उनके स्तर से ही कर दे जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मंत्रीगण भी बैठे हैं, आप लोग भी उसमें रहे हैं, कई सारे लोग, और वो केवल औपचारिकता के लिए कुछ फाइलें जो है मंत्री या मुख्यमंत्री के पास आती हैं, उसमें कई चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाती हैं, वो केवल एक चिड़िया बैठाने के लिए आती हैं। तो मैंने कहा भाई अगर इसके लिए ये फाइल कई दिन पेंडेंसी में चली जाती है, इसके लिए पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात हमने कहा कि बहुत बार ये बात उठती थी पहले से भी कि यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, जनता के बीच में से भी आवाज़ आती थी, आप लोगों के बीच में से भी आती थी। हमने कहा नहीं, सभी का सम्मान होना चाहिए और उसके लिए जो ज़रूरी होगा वो हम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। और एक चीज़ हमने कहा कि जो हमारे अधिकारी हैं वो, एक तो तहसील दिवस हमारे पहले लगते थे, बीच में कोरोना के कारण से, अन्य कारणों से बंद हो गए। दोबारा से तहसील दिवस की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए, उसको हमने प्रारंभ कर दिया है। अब 10 से लेकर 12 बजे तक सभी अधिकारीगण अपने कार्यालयों में मिलेंगे और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जनता के लोग हैं, जनता है, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका निस्तारण करेंगे। और मैंने एक बात और कही कि अब जो जिस काम के लिए बना है
जो भी जिस काम के लिए बना है उसका उत्तरदायित्व तो वहाँ पर फिक्स होना चाहिए। यानी कि अगर कोई काम हमारे पटवारी लेवल का है तो उसका निस्तारण वहीं पर होना चाहिए। तहसीलदार के लेवल पर कोई काम है तो उन्हीं के लेवल पर उसका निस्तारण होना चाहिए। अगर जिलाधिकारी के लेवल का कोई काम है उसको सचिवालय तक नहीं आना चाहिए। और अगर पटवारी का काम तहसीलदार पर पहुंच रहा है, तहसीलदार का काम जिलाधिकारी पर पहुंच रहा है और जिलाधिकारी का कार्य सचिवालय तक या सरकार के पास आ रहा है, यह कहीं इधर पहुंच रहा है हमारे मंत्रीगणों के पास, विधायक लोगों के पास देहरादून में आकर, तो मैंने कहा कि इसका उत्तरदायित्व तो फिक्स होना चाहिए। क्योंकि जब तक जिम्मेदारी नहीं होगी, जब तक उत्तरदायित्व फिक्स नहीं होगा, तो निश्चित रूप से चीज़ें सही दिशा में नहीं जाएंगी। क्योंकि सतत विकास में यह भी जो है हमारा एक मतलब एक बड़ा रास्ता होगा। अब विकास की अवधारणा आपने दी है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक गांव में एक बार आग लग गई। अब गांव में आग लग गई तो सभी ये चाहते थे कि आग बुझे, प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन उसमें से एक चिड़िया हर बार अपनी चोंच में पानी भरती थी और पानी भरकर उस आग में डालती थी। तो उसने कई बार ऐसा किया। जब कई बार चिड़िया ने ऐसा किया तो एक कौवा उसे देख रहा था। अरे कौवे ने कहा, इतनी बड़ी आग लगी हुई है और तुम जो है, तुम्हारे पानी डालने से क्या होगा, आग बुझ जाएगी क्या? तो चिड़िया ने कहा कि ये आग बुझे या न बुझे, लेकिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा। कहने का अर्थ यह है कि हम सब लोग, जो लोग भी सदन के अंदर हैं, सभी, मैंने कहा कि एक से एक विद्वान हैं, उन सब का नाम आग बुझाने वालों में आना चाहिए। नहीं, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं। तो हमारा नाम इसमें आएगा तो निश्चित रूप से, और जितने भी देखिए, जितने भी देश के महापुरुष हुए हैं, जिन लोगों को भी हम याद करते हैं, अभी बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारे चैंपियन साहब पटेल साहब का नाम ले रहे थे, गांधी जी का नाम ले रहे थे, हैं, साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे थे। और जिन लोगों ने भी अपने को तपाया है, अपने को खपाया है, अपने को समर्पित किया है, वो लोग हमेशा जो है इतिहास में अमर हुए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आज देखिए, देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी कोरोना काल को हम लोग ले लें, तो जब कोरोना शुरू हुआ था देश के अंदर, यानी कि पहली लहर आई थी, तो उस समय में देश के अंदर जितने भी हमारे कोरोना से लड़ने के तंत्र, हमारे काजी भाई अभी वेंटिलेटर की बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले देश में कितने कंसंट्रेटर होते थे। मेरे पास आंकड़े भी हैं, मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूँ कि समय की कमी है, और मैं आपको प्रत्युत्तर भी नहीं दे रहा हूँ, केवल जो है एक बात रख रहा हूँ कि देश के अंदर बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, बहुत कम कंसंट्रेटर थे, पीपीपी किटें बहुत कम बनती थी, ऑक्सीजन के प्लांट बहुत कम थे, जो दवाइयाँ हैं रेमडेसिविर से लेकर हिपेरिन तक, और मास्क, सैनिटाइजर, और जो दवाइयाँ हमारी इस कोरोना काल में प्रयोग में आई, वो सारी की सारी बहुत कम मात्रा में थी। लेकिन देश के अंदर एक करिश्माई नेतृत्व, जबकि इस समय देश हमारा उधर पाकिस्तान के मोर्चे पर, रोज पुंछ रजौरी में हम देखते हैं कोई ना कोई घटना होती है, कोई ना कोई हमारे राज्य के भी हम देखते हैं कि
हर सप्ताह में 10 दिन में कोई ना कोई यहाँ पर शहादत होती है। उधर गलवान घाटी में हम सब लोगों ने देखा किस तरीके से भारत की सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और चीन की सेना के दांत खट्टे ही नहीं करे, उनको उल्टा लौटा दिया। उसके बावजूद भी देश के अंदर देखे इतनी बड़ी स्वास्थ्य की सुविधाएं बनी और वैक्सीनेशन, मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष के अंदर हो रहा है, हमारे देश के अंदर हो रहा है। और शुरू में वैक्सीन को लेकर भी कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, कुछ लोगों ने खड़े किए, लेकिन बाद में सभी लोग वह भी वैक्सीन लगाते हुए देखे गए। और जब दूसरी लहर आई तो उस दूसरी लहर में ये बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई थी उनको अगर कोरोना हुआ भी तो थोड़ा सा छूकर निकल गया। किसी को सर्दी हुआ, किसी को थोड़ा जुकाम हुआ, किसी को हल्का बुखार आया, आईसीयू तक नहीं गए। हाँ, मतलब गंभीर अवस्था में नहीं आए। तो उसके बाद सभी ने कहा कि अब वैक्सीन नहीं आ रही है, वैक्सीन नहीं आ रही है। मैं आप माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिए, कोई मेरा ये राजनीतिक भाषण नहीं है, ये बिल्कुल वस्तु स्थिति पर आधारित मैं बोल रहा हूं कि इसमें मैं उन लोगों को इसके लिए अपराधी मानता हूं जिन लोगों ने लोगों के बीच में जाकर लोगों को भरमाने का काम किया कि ये वैक्सीन वहाँ की है, ये वैक्सीन उनकी है, वैक्सीन लगाने से बुखार आ जाएगा, वैक्सीन लगाने से कोई गंभीर अवस्था आ जाएगी। और बहुत सारे स्थानों पर लोग उस भ्रम में भी आ गए। खैर, देश की जनता ने धीरे धीरे जब वैक्सीन के बारे में जागरूकता लोगों के अंदर हुई तो वैक्सीन लगी। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही कहते हुए कि आज हमारे 2 जिले, जिसमें बागेश्वर जनपद, वहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हो गया है। और इसके साथ साथ रुद्रप्रयाग जनपद हमारा जो है 100% वैक्सीनेशन हो गया है। पौड़ी जिले का खिरसू ब्लॉक, वहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हो गया है। और अभी 2 महीने पहले तक वैक्सीन की जरूर थोड़ा किल्लत थी। जी भाई, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हमारे यहाँ पर एक दिन में हम 1.5 लाख तक वैक्सीनेशन कर सकते हैं, तो आप हमको 25 लाख या 20 लाख से ऊपर आप वैक्सीन दे दीजिए। उससे पहले तक हमको 5-6 लाख वैक्सीन जो है प्रत्येक मंथ मिलती थी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस माह हमको 20 लाख से ज़्यादा वैक्सीन अभी तक मिल चुकी है। और हमारा लक्ष्य है कि अगले दिसंबर माह तक हम पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन कर लेंगे। आप देख रहे होंगे गरीब कल्याण अन्न योजना में लगातार देश के 80 करोड़ लोगों को, और हमारे यहाँ पर भी जितने लोग उस श्रेणी में आते हैं उन सभी को गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो प्रत्येक यूनिट के हिसाब से अन्न देने का काम हो रहा है, जिससे कि कोई भी जो है भूखा न रहे, कोई भी बिना अन्न के न रहे। देश के अंदर अनवरत रूप से चलने वाली जो विकास की प्रक्रिया है उसमें एक महत्वपूर्ण जो बात है वो है आज सड़कों के क्षेत्र में। अभी आने वाले समय में आप चारधाम यात्रा का जो सड़कों का काम चल रहा है बहुत तेजी से चल रहा है। पिछली बार हम गैरसैंण से लौट रहे थे, मैं और स्वामी यतीश्वरानंद जी, तो हम एक जगह रुक गए रुद्रप्रयाग से थोड़ा पहले। तो मुझे किसी मेरे मित्र का फोन आया दिल्ली से, तो उन्होंने कहा कहाँ हो आप? मैंने कहा मैं गैरसैंण से वापस लौट रहा हूँ, विधानसभा का सत्र था। तो बोले कि अब तो मैं अभी पूरी रोड तो बनी नहीं थी, लेकिन पिछले साल जब मैं आया था तो आपके यहाँ की सड़कें जो है जैसे किसी ज़माने में कभी दिल्ली की सड़कें होती थी उस तरीके की बन गई हैं। आज चारधाम यात्रा की सड़क हो, चाहे ऑल वेदर रोड की बात करें, चाहे हम भारतमाला प्रोजेक्ट की बात करें, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आपको,
सदन के माध्यम से कि आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। हमारे यहाँ से लगभग 12,000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है। जो डाटकाली का जो हमारा मंदिर है, उस मंदिर से नहर के अंदर अंदर एलिवेटेड रोड हमारी स्वीकृत हो गई है। उसका बहुत जल्दी हम शिलान्यास करने वाले हैं, उस पर काम शुरू हो जाएगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो आकर इसका शिलान्यास कर दें। इसके साथ साथ उधर की तरफ कुमाऊं रीजन की तरफ जब जाएंगे हम, तो अभी वहां जाने में, हरिद्वार से जाने में लगभग 2.5 से 3 घंटा लग रहा है अभी। करण भाई, आप भी उसी रोड से जाओगे, तो अब वो रोड जो है हमारी, जो नजीबाबाद से धामपुर होते हुए, नगीना होते हुए, धामपुर होते हुए ऐसे अफजलगढ़ की तरफ को आती है। अब आने वाले समय में वहां भी 1 घंटे की दूरी कम होने वाली है, यानी कि वो नजीबाबाद से सीधे अफजलगढ़ निकलेगी वो रोड, सिरकोट से आगे जाकर, तो 1 किलोमीटर की दूरी उसमें भी कम हो जाएगी। ऐसे लगभग हमारा जो एयरपोर्ट को जाने वाला सड़क है, डोईवाला से सीधे जिस सड़क पर आप जाएंगे और एयरपोर्ट जाने वाले लोग जाएंगे, वो भी एलिवेटेड रोड हमारी स्वीकृत हो गई है। यानी एयरपोर्ट जाना, ऋषिकेश जाना, ये सारा का सारा जो है बहुत कम दूरी में हो जाएगा। आप भी अपनी विधानसभा क्षेत्र की तरफ को जाएंगे उधर, तो निश्चित रूप से अभी सड़कों के क्षेत्र में बहुत सारे प्रस्ताव हम भारत सरकार को भेज रहे हैं, और वहाँ से लगातार हमको उन्होंने कहा है कि जितनी भी आपके बड़े रोपवे के क्षेत्र में, आपके पुलों के, आपके बड़ी सड़कों के जो हमारे सेंट्रल रोड फंड में आ सकते हैं, उनको आप भेज दीजिए। और हमने कहा है कि हमने आते ही तुरंत समीक्षा इसकी करी है, इसकी बैठक भी करी है। और अभी बरसात के समय में आपदा आई हुई है, अभी आप लोग देख रहे हैं कि कहीं पुल बह गए हैं, कहीं पर सड़क पूरी की पूरी बह गई है। और अभी सुबोध भाई बता रहे थे कि जो है कितना 17 किलोमीटर पैदल चलेंगे आप अभी कल। तो बड़ी स्थिति वास्तव में बड़ी हमारे यहाँ पर विकराल है ऐसे समय में, और भगवान निश्चित रूप से हम लोगों पर कृपा करेंगे। हमने कहा है कि 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक जब बरसात कम होने लगेगी, तो तब तक हमारे सभी जो PWD के अंतर्गत आने वाली सड़कें हैं, उन सड़कों को अभी से उनकी DPR इत्यादि बना के रख लें और उनके टेंडर की प्रक्रिया कर लें। उन सड़कों को हम पूरी तरह से गड्ढा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे 15 तारीख से, और उसके लिए हमने सारा जो बजट इत्यादि का प्रावधान है उसको भी कर लिया है। क्योंकि सड़क खराब हो रही है अभी इस समय बन नहीं सकती, क्योंकि अधिकतर डामरीकरण वाली सड़कें हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग सतत विकास की इस प्रक्रिया में लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक बड़ा विषय है रोजगार से जुड़ा हुआ, उसके लिए पिछले 4 जुलाई से हम लोगों ने प्रक्रिया प्रारंभ करी थी कि वो प्रक्रिया तेज़ी से चले। हमारे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने, सब लोगों ने, हमने निर्णय किया था कि लगभग 22,000 से 24,000 के बीच में जितने भी सरकारी पद रिक्त हैं, उन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो इस 15 अगस्त से उन पर भर्ती की सभी में प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत सारे विज्ञापन निकल चुके हैं, और जितनी भी चीज़ें मैंने सदन में यहाँ पर घोषणा की है, या मैंने जब से ये काम शुरू किया है, मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, मैं सदन के सामने, आपके सामने, अपने सभी सदस्यों के सामने कहना चाहता हूँ कि हम केवल घोषणा करने वाले नहीं हैं, हम केवल शिलान्यास करने वाले नहीं हैं। हम शिलान्यास करेंगे तो उसका लोकार्पण करेंगे, और जो काम हम शुरू करेंगे उस काम को हम पूरा करेंगे। जो योजनाएं हमारी चल रही हैं, उन योजनाओं को पूरा करेंगे, उनको पूरा करवाएंगे, और बिल्कुल टाइम बाउंड होकर उन सब पर काम करेंगे। अभी हमको बेरोजगारी के खिलाफ युद्ध करना है, और वो कोई अकेले मैं करने वाला हूँ या यहाँ बैठे हुए लोग हैं वो करने वाले हैं, हम सबको मिलकर करना है। और सरकारी रोजगार हमारे यहाँ पर बहुत कम है। अगर हम 25,000 की भी बात करें, या इसमें 10,000 और भी बढ़ा दें, तो 35,000 हो जाएगा।
लेकिन हमारे यहाँ पर बेरोजगारों की जो संख्या है वो लाखों में है, कई लाखों में। तो उसके लिए निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालना होगा। पिछले दिनों हमने ग्रामीण विकास विभाग की ऐसी योजना जिसमें हमारे स्वयं सहायता समूह, हमारे ग्राम संगठन और क्लस्टर, इससे जुड़ी हुई लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा जो बहनें इस पर काम करती हैं, उसमें कई लाखों लोग उसमें जो है अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं पर कोई प्रसाद बनाने का काम करता है, कोई कहीं पर बुनकर वाला काम करती हैं, कोई बकरी पालन का काम करती है, कोई भेड़ पालन का करती हैं, कहीं कोई अचार बनाती हैं, मुरब्बा बनाती हैं, जहाँ पर जो काम होता है। बल्ब बना हाँ, बल्ब बनाती है, लाइट बनाती है, एलईडी वाली बनाती हैं, कई सारी। तो उनको भी हम लोगों ने जो है, चूँकि कोरोना महामारी के दौरान उनका व्यापार लड़खड़ा गया, वो अपने कई चीज़ें उन्होंने बनाई, कई बार बनी और बनने के बाद बाज़ार में उनकी उतनी सेल नहीं हो पाई, तो उनको भी एक सहयोग के रूप में लगभग 119 करोड़ रुपए की सहायता राशि हमने यहाँ से आजीविका मिशन के तहत देने का प्रावधान किया है। क्या इसी प्रकार से चारधाम यात्रा में इस बार चारधाम यात्रा या पर्यटन और उद्योग, पर्यटन और परिवहन, इन क्षेत्रों में जुड़े हुए और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले, चूँकि उनका पूरा व्यापार इस बार खराब हो गया, चल नहीं पाया, यात्रा नहीं चल पाई, पर्यटन में लोग आ नहीं पाए, तो वह लोग भी जो है सरकार उनके सहयोगी के रूप में, साझीदार के रूप में, सरकार की स्थिति भी इस तरीके से है कि इस बार बहुत ज़्यादा वो राजस्व की प्राप्ति उस प्रकार से नहीं हो पाई, लेकिन सीमित संसाधनों में भी हमने ये प्रयास किया है कि सरकार उनके सहयोगी के रूप में काम करे, और हमने उनको भी लगभग 200 करोड़ रुपए का अलग अलग कैटेगरी में उनको 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज सहायता के रूप में देने का हमने प्रावधान किया है, और वो प्रावधान सीधे सीधे उनके बैंक खातों में सीधे सीधे डीबीटी के माध्यम से हम उसको करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पर आशा वर्कर हैं, हमारे टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं और डॉक्टर हैं, उन सबको भी लगभग 205 करोड़ रुपए का एक पैकेज हमने उनको भी अलग अलग उसमें दिया है, जो कि विस्तार से बोलूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान ऐसे नौजवान, ऐसे बेरोजगार भाई जो परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाए या परीक्षाएं हो नहीं पाई, समूह ग और ख दोनों में हमने 1 वर्ष की आयु सीमा बढ़ाने का प्रावधान किया है। इस बार हमारे यहाँ पर लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले, सिविल सेवा की जो प्री एग्ज़ाम पास करने वाले, एनडीए और सीडीएस की परीक्षा में जो तैयारी करेंगे, जो प्री परीक्षा पास कर लेंगे, उनको भी हमने 50,000 रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान किया है। यानी कि हर क्षेत्र में हम लोगों का ये प्रयास है कि सरकार हर क्षेत्र में जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनके साझीदार के रूप में काम करे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि केदारपुरी में जो 2013 में पूरी तरह से वहां पर आपदा जिस प्रकार आई थी, जिस प्रकार से नुकसान हुआ था, आज वहां पर दूसरे चरण का काम प्रारंभ हो गया है। लगभग काफ़ी चीज़ें वहां पर बनकर तैयार हो गई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति भी वहां पर आ गई है, जिसको आगे चिनूक हेलीकॉप्टर से वहां तक पहुंचाया जाएगा, और दूसरे चरण के काम के लिए वहां पर 114 करोड़ रुपए की धनराशि जो विभिन्न मदों से आई हुई है, विभिन्न वो CSR के माध्यम से, तो उसका भी हम लोग जल्दी वहां पर उनसे शिलान्यास करवाने वाले हैं। और इसके साथ साथ मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आपको कि केदारनाथ जी का तो पुनर्निर्माण का कार्य चल ही रहा है, साथ में बद्रीनाथ जी का कार्य, कि वहाँ पर भी बद्रीनाथ जी का काम भी बहुत तेज़ी से, उसका भी मास्टर प्लान तैयार हो गया है, और उसमें भी हमारे पास लगभग 250 करोड़ के लगभग पैसा विभिन्न CSR के माध्यम से वहाँ पर आ गया है। और हम लोगों ने अभी निर्णय किया है, हमारी मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ का भी मास्टर प्लान जो है बनाकर वहाँ पर भी एक नया जो भव्य रूप में
भगवान बद्रीनाथ जी की उस नगरी को बस बनाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी में एक नया डेडिकेटेड डिवीज़न वहाँ पर बना दिया है। इसके साथ साथ कुछ वहाँ पर एजेंसियाँ जो काम करती हैं, निर्माण एजेंसियाँ, उन निर्माण एजेंसियों को भी हमने पूरी तरह से यानी जो सबसे अच्छा निर्माण कार्य कर सकती है, सबसे अच्छा जो है, जो जल्दी रिजल्ट दे सकती है, उसके लिए हमने वो तैयारी कर दी है। तो आज चूँकि सारे विद्वान साथियों ने सारे आंकड़े यहाँ पर रख दिए हैं, सारी बातें सबकी आ गई हैं और सभी लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए हैं और सबके सुझावों को हम निश्चित रूप से जो सुझाव आए हैं उनको कार्य रूप में परिणित करने के लिए जो ज़रूरी होगा उसको हम लोग करेंगे। मैं पुनः आपके माध्यम से अपने सभी साथियों का यहाँ पर धन्यवाद करते हुए, आपका विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि सब ने बहुत ही शानदार तरीके से सदन में भाग लिया और मुझे भी पहली बार मुख्य सेवक के रूप में आपके बीच में, आप सब लोगों के बीच में काम करने का और बात करने का अवसर मिला। शासन, प्रशासन, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी और विधानसभा सचिवालय के सभी कर्मियों का, मीडिया कर्मी जो हमारी बात को लगातार पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर लोगों को पढ़ाने का काम करेंगे, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और सभी से ये अपेक्षा करता हूं कि निश्चित रूप से आप सबके सुझाव, आप सबकी बातें जो भी मेरे सामने आएंगी, मैं उस पर कोशिश करूंगा कि जो भी हम कर सकते होंगे अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करूंगा। आप सभी का धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद।